हरी सिंह का पुराना घर एक छोटा सा मिट्टी का झोपड़ा। हरी सिंह के 3 बेटा राजेश, रमन और गोपाल। अरे गोपाल, तू आज फिर खेत नहीं गया? कुछ काम धाम कर लिया कर, निकम्मा कहीं का, बस पिताजी की रोटी तोड़ता है। हाँ, राजेश भैया ठीक कहते हैं गोपाल, तुझे तो बस खाना और सोना आता है, हमारी मेहनत की कमाई तू खा जाता है, निकम्मा कहीं का। मेरे बच्चों, ये गरीबी हमें खा रही है। राजेश, रमन, तुम गोपाल को हमेशा बुरा भला कहते हो, उसके दिल को चोट पहुंचाते हो। क्या यही सिखाया था मैंने? अब वक्त आ गया है कि तुम अलग अलग हो जाओ, अपनी किस्मत खुद बनाओ। शायद दूरी से तुम्हें एक दूसरे की कीमत समझ आए। पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। इस घर में अब क्या बचा है? मैं उत्तर की ओर जाऊंगा, वहाँ बड़े सेठ लोग रहते हैं, शायद वहाँ मुझे काम मिले और मैं अमीर बनूं। गोपाल जैसे निकम्मे के साथ रहकर क्या मिलेगा? हाँ पिताजी, मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, वहाँ शहर है, व्यापार है और मैं चालाक हूँ, जल्दी सफल हो जाऊंगा। और गोपाल, तू तो बस सपने देखता रहे। भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो बस पिताजी की मदद करता हूँ, खेत में छोटा मोटा काम करता हूँ। तुम क्यों हर बार मुझे बुरा भला कहते हो? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, क्या मैं इतना बेकार हूँ? हरी सिंह ये सब देखता और उसका दिल टूट जाता। वो जानता था कि गरीबी ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी। मेरे बेटों, जाओ, लेकिन याद रखना, अपनी दिल की सुनना, भगवान तुम्हारे साथ है। अगली सुबह सूरज उगते ही तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। राजेश उत्तर की ओर चला, जहां बड़े धनी लोग रहते थे। रमन दक्षिण की ओर गया, जहां शहरों की चकाचौंध लोगों को लुभाती थी। छोटा भाई गोपाल पूर्व की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो अंधेरी जंगल है। यहाँ तो दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं है। लगता है यहाँ आकर मैं फंस गया हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गोपाल जंगल में भटकता रहा, उसके पैर थक चुके थे, पेट में भूख की आग जल रही थी। वो जंगल के फल और कंदमूल खाकर जीवित रहा। शाम डरावनी हो रही थी। आखिरकार वो एक पुरानी गुफा में पहुंचा। ये तो कोई गुफा है। अब मुझे इस गुफा में ही रहकर सुबह होने का इंतजार करना होगा। कैसे भी करके मुझे इस जंगल को पार करना है। गोपाल की आंखों से नींद गायब हो गई। वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुआ जब गोपाल गुफा से बाहर निकला तो जंगल की हवा में एक अलग सी मिठास थी और उसके सामने एक हिरनी खड़ी थी। ये क्या है? ये तो कोई हिरण है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं इसको अपने साथ रखूं तो बहुत मजा आएगा। दिन भर हम खिलते रहेंगे। चलो, अब मैं इसे पकड़ता हूँ। वो हिरनी साधारण नहीं थी। उसकी त्वचा सुनहरी चमक रही थी, जैसे सूरज की रोशनी उसमें कैद हो। गोपाल का दिल धड़क उठा। वो कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखा था। गोपाल उसे पकड़ने लगा, लेकिन हिरनी तेजी से भागी। गोपाल भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो हिरनी एक छोटे से पोखर के पास गायब हो गई। ये क्या था? इतनी तेज, इतनी जादुई बल? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही खाली हाथ इसे नहीं पकड़ सकता। मुझे बल से नहीं, बुद्धि से कोशिश करना होगा। गोपाल वापस अपना गुफा आ जाता है। अब उस हिरनी को पकड़ना गोपाल का लक्ष्य बन गया। उसने दिमाग लगाया और एक जाल बनाने लगा। पूरा दिन वो लताओं और बांस से जाल बुनता रहा। शाम को उसने जाल पोखर के किनारे लगा दिया। चलो भैया, अब सब ठीक है। मैंने जाल इस पोखरी पर लगा दिया है। अब बचकर कहाँ जाएगा? आज तो तुझे मैं पकड़ के ही रहूंगा। पोखरी किनारे जाल बिछाकर गोपाल वापस अपना गुफा पर आ गया। आज तो सुबह जल्दी हो गया लगता है। पता ही नहीं चला कि सुबह कितनी जल्दी हो गया। मुझे जाल के पास जाना होगा। गोपाल उत्सुकता से पोखर की ओर चला गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गोपाल ने देखा जाल में वही हिरनी फंसी हुई थी। अरे वाह, देखो तो, आखिर आज तू मेरा हाथ आ ही गया। हिरनी आंखों में डर थी। जैसे ही गोपाल ने जाल खोलने की कोशिश की, पोखर के पानी से एक बड़ा मेंढक उछला और अचानक वो बोल पड़ा।
रुक जाओ युवक, उसे मत छुओ, वो मेरी बेटी है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कौन है? किसने कहा? यहाँ तो कोई नहीं है। गोपाल डर से पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, शरीर कांप रहा था। उसने देखा पोखरी में एक बड़ा सा मेंढक है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? ये कैसे संभव है? मेंढक बोल रहा है। क्या इस जंगल में जादू है? एक मेंढक कैसे बात कर सकता है? अरे बच्चे, ये जंगल मायावी है। तूने यहाँ आकर खुद बड़ी मुसीबत मोल लिया है। अब तू यहाँ से चला जा। मैं इस हिरने के बिना नहीं जाऊंगा। मैं इसे लेकर रहूंगा। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है बच्चे। छोड़ दे उस हिरनी को, वो मेरी बेटी है। तुम कौन हो? मेंढक होकर बोल कैसे रहे हो? और ये हिरनी तुम्हारी बेटी? हाँ, ये मेरी बेटी है। तुम इसे मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता। मैंने तो बस इसे देखा, इतनी सुंदर लगी कि दिल में एक चाह जागी। मेरा इरादा किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस इसके साथ रहना चाहता था, खुशियां बांटना चाहता था। तुम्हारा दिल नेक लगता है युवक, तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं। गोपाल ने झिझकते हुए जाल खोला। हिरनी आजाद हुई और अचानक जंगल में एक चमकती रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि गोपाल की आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो हिरनी की जगह एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। उसी पल जंगल की हवा में एक दिव्य सुगंध फैली, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और एक प्रकाश प्रकट हुई। नेक आत्मा गोपाल, तुम्हारी दया ने इस श्राप की जंजीरें तोड़ दी। ये राजकुमारी मीरा है जो वर्षों से हिरनी के रूप में भटक रही थी, और ये मेंढक राजा विक्रम है जिन्हें मैंने श्राप दिया था। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने उन्हें मुक्त किया। जाओ गोपाल, अब खुशी से जियो, तुम्हारा भला होगा। इतना कहकर वो प्रकाश अंतर ध्यान हो जाती हैं। तभी एक और चमक हुई और मेंढक जो गोपाल से बातें कर रहा था वो अब राजा विक्रम के रूप में बदल गया। ये सब देख गोपाल आश्चर्यचकित हो गया। गोपाल, तुमने हमें जीवन दिया। तुम्हारे जैसे नेक लोग दुर्लभ हैं। सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सब क्या हो रहा है? पहले हिरनी थी, अब राजकुमारी बन गई और मेंढक से राजा। गोपाल, जब समय आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब चलो राजमहल चलते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई एक अमीर सेठ के हवेली में नौकर का काम करता है। ये मैं कहाँ फंस गया? सोचा था ये सेठ मुझे अच्छा काम देगा, पर ये तो मुझे घर का नौकर बना दिया। इससे अच्छा तो मैं घर पर था। कम से कम मेरे दोनों भाई मुझे बड़ा मानते तो थे। अरे राजेश, तू फिर वहीं खड़ा सपने देख रहा है? ये आंगन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? कामचोर निकम्मा कहीं का। मैं तुझे रोजी रोटी देता हूँ और तू ऐसे आलस करता है? बेकार आदमी, कुछ काम का नहीं। सेठ जी, माफ करना, मैं कामचोर नहीं हूँ। बस मन थोड़ा उदास है। घर की याद आ रही थी, पिताजी और भाइयों की। अरे कोई बहाना नहीं। तुझे पैसे मिलते हैं काम करने के लिए, ना कि अपने गांव की गलियों में खोने के लिए। तेरा पिता, तेरा भाई, ये सब छोड़, काम पर ध्यान दे। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। राजेश का मन बहुत दुखी हो गया। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने छोटे भाई गोपाल को बहुत सताया था, उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। मैं गलत था। रमन एक बड़े सेठ के बगीचे में माली का काम करता है। सेठ का नाम रघुनाथ है, जो कठोर और घमंडी स्वभाव का है। रमन पेड़ों को पानी देता है। रमन पानी का घड़ा सिर पर रखा है, वो पानी लेकर आ रहा है। अरे ये रमन कहाँ चला गया? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये गुलाब की क्यारियां अभी तक सूखी क्यों हैं? कामचोर, हरामखोर, बेकार आदमी, कुछ काम का नहीं। सेठ जी, माफ कर दीजिए, मैं कामचोर नहीं हूँ। सुबह से पेड़ों को पानी दे रहा हूँ। मैं तो यह घड़ा लेकर पानी के लिए कुएं के पास गया था। अरे ये कोई बहाना नहीं, तुझे काम करने के लिए रखा है। ये बगीचा चमकना चाहिए। हर दिन यही ढीलापन, कितनी बार बोलूं? निकम्मा, तुझे काम करना ही नहीं आता। सेठ जी, मैं निकम्मा नहीं। मैं सुबह से शाम तक आपके बगीचे में खटता हूँ, गुलाब की क्यारियां सजाता हूँ, फल तोड़ता हूँ, खाद डालता हूँ। चल चल, जा यहाँ से। आ गया बड़ा सफाई देने वाला। भागे तो देखो।
सेठ रघुनाथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रमन रोने लगता है। मैंने अपने भाई गोपाल को बहुत ताने मारे थे, उसकी सादगी का मजाक उड़ाया। अब लगता है मैं गलत था। सोचा था इधर अच्छा काम मिलेगा, लेकिन रमन अपने आप को कोसने लगा, पर अब वो उस सेठ के चंगुल में फंस चुका था। एक दिन रमन, बस अब और नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। मैं कहीं दूसरा जगह जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा, लेकिन इस लालची सेठ के पास माली का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रमन रात होने का इंतजार किया और रात होते ही वो चुपचाप अपना सामान उठाकर रात के अंधेरे में भाग गया। रात गहरी हो चुकी थी। वो चलते चलते उसी मायावी जंगल में पहुंच गया। दूर से उसने देखा कि जंगल के अंदर कोई आग जलाकर बैठा हुआ है। अरे वो कौन है? इतनी रात इस जंगल में कौन हो सकता है? मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद वो मेरी मदद कर दे। रमन उस जलती हुई आग की दिशा की ओर आगे बढ़ा। रमन आग के पास जाता है। जैसे ही रमन उस आग के पास गया, वहां पर जो आदमी बैठा था वो खड़ा हो जाता है। रमन ने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राजेश था। भैया, आप यहाँ कैसे? आप तो दक्षिण दिशा की ओर गए थे। हाँ भाई, क्या करें, किस्मत ही खराब है। मैं एक सेठ के घर पर काम कर रहा था, उसने मेरा जिंदगी नरक बना दिया। मैंने रात होते ही चुपचाप अपना सामान निकालकर यहाँ भाग आया। पर तू यहाँ कैसे? तू भी तो शहर की ओर काम करने गया था। भैया, मेरी भी कहानी बिल्कुल आपकी की तरह है। मैं भी तंग आकर भाग आया हूँ। इस तरह रमन ने अपने बड़े भाई राजेश को अपनी सारी कहानी बताई। राजेश ने भी रमन को अपनी आप बीती बताई। दोनों की जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। तभी वहां एक और घटना घट जाता है। अचानक वहां एक भालू आ जाता है। भैया, वहां देखो, वह तो एक भालू है। वह हमारे तरफ ही आ रहा है। ये भालू तो हमें खा जाएगा रमन। हमें यहाँ से फौरन भागना होगा या फिर इसे ही खत्म करना होगा। भालू पास आया और दोनों के ऊपर हमला करने लगा। दोनों ने अपने पास रखे आग के लट्ठों से भालू के ऊपर हमला कर दिया। भालू आग को देखकर डर गया और भागने लगा। इसी का फायदा उठाकर दोनों भाइयों ने उसे और दौड़ाया। भालू भागते हुए एक गड्ढे में गिर गया और वहीं मर गया। अरे वाह भैया, हमने तो कमाल कर दिया। हमने एक भालू को मार दिया। हाँ रमन, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी दोनों भाइयों से कहती है, तुम दोनों की वजह से आज एक निर्दोष जीव की हत्या हो गई है। ये मायावी जंगल है। यहाँ जिसकी वजह से जिसकी जान जाती है वो जीव उसी का रूप ले लेती है। इसलिए आज के बाद भी तुम दोनों भालू बनकर इसी जंगल में रहोगे। इतना कहकर प्रकाश अंतर ध्यान हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों भाई दो भालू के रूप में बदल जाते हैं और गहरी जंगलों के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम राजकुमारी और गोपाल को लेकर अपना राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचते ही राजा विक्रम का जोरदार स्वागत होता है। राजा एक सभा का आयोजन करते हैं। आज आप सभी लोगों के बीच दोबारा इंसानी रूप में आया हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो सोचा था कि कभी इंसानी रूप पर नहीं आ पाऊंगा। आपके साथ क्या हुआ था महाराज? मैं राजा विक्रम अनंत काल के लिए मेंढक बन गया था। क्या मेंढक? महाराज, आपके साथ क्या घटना हुआ था और आप इंसान से मेंढक कैसे बन गए थे? हाँ मंत्री जी, आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। साथ ही मेरी प्रजाओं को भी ये जानना जरूरी है कि मैं इतने वर्ष कहां बिताए थे। वर्षों पहले मैं और रानी के साथ उसी जंगल में घूमने गए थे। जंगल की हवा ताजगी से भरी थी। पक्षी गा रहे थे। रानी को एक हिरण पसंद आया। मैंने उसे पकड़ना चाहा पर वो भाग गई। हमने वापस अपना राजमहल आया। रानी की इच्छा को देखते हुए मैंने अगले दिन फिर से उस जंगल पर जाने की सोचा, पर रानी ने मना कर दी। रानी गर्भवती थी, फिर भी मैंने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए उस हिरण को खोजने उस जंगल पर गया। कई खोजबीन के बाद मुझे वो हिरण मिला। मैंने उस हिरण के ऊपर तीर चढ़ा दिया और वो हिरण वहीं पर मर गई।
राजा विक्रम, तुमने एक निर्दोष जीव की जान ली है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम मेंढक बनकर इसी पोखरी में रहोगे, और जब तुम्हारा संतान तुम्हें खोजने इस जंगल में आएगा, वो हिरन बन जाएगा। हे देवी, मैं मानता हूँ मुझसे बड़ी गलती हो गई है। आपने मुझे श्राप दिया है। क्या आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं? राजन, जब कोई जीव दूसरे जीव की जान लेता है तो वो जीव मरे हुए जीव का रूप लेता है। यही इस वन का नियम है। लेकिन जब कोई जीव दूसरे जीव को बचाता है तो वो श्राप से मुक्त होकर वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। हे देवी, पर मैंने तो हिरण का शिकार किया है, तो मुझे मेंढक क्यों बना रहे हो? राजा विक्रम, शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने आते वक्त इस जंगल के एक मेंढक को अपने पैरों तले कुचल दिया है। इसलिए तुम मेंढक बनोगे, और अभी तुमने जो हिरनी का शिकार किया है, इसका रूप अब तुम्हारा संतान बनेगा। इतना कहकर वो प्रकाश गायब हो गई और मैं उस पोखरी में मेंढक बनकर रह गया। कुछ वर्ष बाद जब मेरे पास एक हिरनी आई और मेरे पास ही रहने लगी, तब मैं समझ गया कि ये वही श्राप का फल है और ये हिरनी मेरी ही संतान है। हाँ महाराज, आपके जाने के कुछ महीने बाद रानी जी ने राजकुमारी मीरा को जन्म दी थी। मीरा बालिक होने के बाद वो आपको खोजने उसी जंगल में गई थी। हम सब ने उसे बहुत रोका था, पर वो रुकी नहीं। जंगल में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये हमें आज पता चला। आपके बातें सुनकर लगता है आपको मिले श्राप के चलते वो हिरनी बन गई थी। महाराज, आपने इतने वर्ष वन में बिताए हैं और आज वापस अपना राजमहल आए हैं। आज के बाद आप अपनी राज्य को संभालिए। नहीं मंत्री जी, मैंने कुछ और सोच रखा है। मेरी वर्षों का दुख खत्म हुआ। ये गोपाल है जिसने मेरी और मीरा की जान बचाई। उसने निस्वार्थ भाव से मदद की। उसके दिल में दया है, परोपकार है। ऐसे व्यक्ति अगर राजा बने तो राज्य भलेगा। आज मैं गोपाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं और मीरा से उसका विवाह कराने का घोषणा करता हूं। राजन, मीरा, ये सम्मान मैं इसके योग्य नहीं लगता। मुझे माफ कीजिए महाराज। गोपाल, तुमने ही तो कहा था मैं इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने राजकुमारी और तुम्हारा विवाह करने का फैसला लिया है। राजा के आदेश अनुसार गोपाल और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। महल फूलों से सजा, संगीत गूंजा, लोग नाचे। गोपाल राजा बना, राज्य में खुशियां लौटी, खेत हरे हो गए, व्यापार फूला फला। महाराज, आज मुझे अपने पिता और भाइयों की बहुत याद आ रही है। मैं आज अपना गांव जाना चाहता हूँ। बिल्कुल गोपाल, तुम अपने गांव जा सकते हो, पर जाते वक्त अपने साथ सैनिकों को भी जरूर ले जाना। गोपाल सैनिकों को लेकर अपना गांव की ओर निकल पड़ा। गोपाल को अपने गांव पहुंचने से पहले उस मायावी जंगल को पार करना होगा। गोपाल एक बार फिर उस मायावी जंगल के अंदर प्रवेश करता है। गोपाल और सैनिक कुछ दूर चले ही थे कि उनके सामने अचानक दो भालू आ जाते हैं। महाराज, वो देखिए, भालू आ गए। ये हमें खा जाएंगे, हमें इनको मारना होगा। नहीं नहीं सैनिक, ऐसा मत करो। ये एक मायावी जंगल है। लगता है ये भी श्रापित जीव हैं। हमें इनको बचाना होगा। उन्हें मत मारो, उन्हें छोड़ दो। सैनिकों ने अपना हथियार वापस रख दिया। कुछ देर बाद वहां रोशनी चमकी और दो भालू राजेश और रमन बन गए। अपने दो बड़े भाइयों को अपने सामने देख गोपाल खुश हो जाता है। भैया, आप दोनों यहाँ? आप लोग इस जंगल पर कैसे आए? मेरे भाई गोपाल, पहले तो तू हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ अन्याय किया है। हाँ गोपाल, हमने तुम्हें बहुत सताया है। शायद इसी कर्मों का फल हमें मिल रहा है। भैया, आप दोनों का मैं छोटा भाई हूँ। मुझसे आप माफी मत मांगिए। मुझे ये बताइए, आप लोग भालू कैसे बन गए थे? आप इस जंगल में कैसे आ गए? गोपाल के पूछने पर दोनों भाइयों ने अपनी सारी आप बीती कहानी बताया। ये सारी बातें सुनकर गोपाल अपने दोनों भाइयों को दिलासा देता है और अपने साथ घोड़े में बैठाकर दोनों भाइयों को वापस अपना गांव ले आता है। मेरे बच्चों, तुम तीनों आखिरकार आज वापस आ ही गए। बताओ, तुम तीनों का यात्रा कैसा रहा? पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
आज हमें पता चला कि घमंड अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। मैंने नौकर बनकर जिंदगी काटी है इसी घमंड की वजह से। हमें भी माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने खुद को चालाक समझा, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। बाहर की दुनिया देखने पर पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैंने जाना कि इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए। और तुम गोपाल, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? बूढ़ा बाबा ने जब गोपाल से सवाल किया तो गोपाल ने सारी कहानी एक एक करके सबके सामने बताया। गोपाल की बातें सुनकर उसके बूढ़े बाबा और दोनों बड़े भाई चकित हो गए। बेटा, इसलिए मैं हर बार तुम लोगों को यही कहता था कि सच्चाई, भलाई और ईमानदारी के साथ जीवन जियो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुम मेहनत करो, अपना लक्ष्य बनाओ। गोपाल अब राजा बन गया था। गोपाल अपने दोनों बड़े भाइयों को कुछ धन दिया और आगे लोगों की भलाई करने को कहा। दोनों बड़े भाई उस धन से व्यापार करने लगे और गरीबों की मदद करने लगे। गोपाल अपने बूढ़े बाबा को अपने साथ राजमहल ले आया और सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। गोपाल के राज्य में भी गरीबों को मदद और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब चारों तरफ राज्य में खुशियां ही खुशियां फैल रही हैं।